अगर तुमने सिर्फ डेथ नोट का एनीमे देखा है तो तुम्हें लगता होगा कि हमें एल की बैक स्टोरी और उसके चाइल्डहुड के बारे में तो कभी कुछ बताया ही नहीं गया, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसके एनीमे का जो एपिसोड 25 है उसमें एक छोटा सा ऑर्फनेज सीन जरूर होता है, लेकिन वो भी एनीमे ओरिजिनल था क्योंकि मांगा के अंदर हमें कभी भी एल की बैक स्टोरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। एंड इसकी वजह से ही एनीमे में भी उसका कोई सीन नहीं था। बाद में जाके इसके जो क्रिएटर्स है ना वो 2 वन शॉट को रिलीज करते हैं, एल द वेमिस हाउस, एल द वन डे, जिसमें हमें ये पता चलता है कि एल बचपन में कैसा था, वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव कैसे बना, एंड जब वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव बन जाता है फिर भी उसकी डेली लाइफ कैसे होती है। एंड स्पेशली ये जो दूसरा वन शॉट है ना उसको तो तुम पढ़ के हंस हंस के रो पड़ोगे। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इन 2 स्टोरीज के बारे में बताने वाला हूं। एंड स्टार्ट करते हैं विद एल द वेमिस हाउस। स्टोरी स्टार्ट होती है जब वातारी, वही जो आगे जाके एल का असिस्टेंट बनता है, वो एक अनाथ बच्चे को अपने ऑर्फनेज में लेके आता है। उस ऑर्फनेज का नाम होता है वेमिस हाउस। एंड जो अनाथ बच्चा था ना ऑब्वियसली उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन ऑर्फनेज में रहने के सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही एल पूरा हंगामा मचा देता है एंड ऑर्फनेज को अपने सर के ऊपर उठा लेता है। वातारी जब इनके रूम में पहुंचता है ना तो वो देखता है कि सारे बच्चे ऐसे नीचे गिरे हुए हैं एंड बीच में एल खड़ा है भाई शांति से। यहाँ पे वातारी उसको पूछता भी है कि भाई क्या हुआ, तो एल उसको जवाब देता है कि ये सारे लोग कहते हैं कि तू नया बच्चा है ना तो अब हम तेरे को रूल सिखाएंगे। बेसिकली उसको शायद से बुली कर रहे होंगे, पीटने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अपने एल भाई बीइंग एल बहुत ज्यादा स्मार्ट था वो बचपन से ही, वो इन सारे बच्चों को पीट देता है। सिर्फ ऐसे कैजुअली बोल रहा होता है कि अच्छा ये लोग मेरे पे वायलेंस यूज कर रहे थे ना तो मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है, इसकी वजह से मैंने इनको पीट दिया एंड यहाँ पे जस्टिस मैं हूं, जिसको देख के वातारी भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। मतलब इससे ही तुम्हें पता चलता है कि बचपन से ही एल कितना ज्यादा स्मार्ट था एंड वो जस्टिस को ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखता था कि यस ये सही है ये गलत है, कोई ग्रे शेड में नहीं देखता था कि भाई इसके भी कोई शेड हो सकता है कि कोई गलत होके भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं था उसका दिमाग। इस इंसिडेंट के बाद ऑब्वियसली दूसरे बच्चे एल के साथ नहीं खेलना चाहते थे एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला ही रहता था एंड पजल सॉल्व करते रहता था। उसको जो चीज पसंद आती थी ना उस पर उसका ही कब्जा होता था एंड उसको भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पजल सॉल्व करता रहता था पूरे दिन, लेकिन बच्चों वाली पजल उसको कहीं पसंद आने वाले थे। वो वातारी को एक दिन कहता भी है कि भाई ये सारी पजल को हटाओ, मुझे तू कुछ ना हार्ड पजल दे ताकि मेरा टाइम पास हो सके। एंड अपना वातारी भी इस टाइम पे समझ जाता है कि एल कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, तो वो उसको ऑर्फनेज में एक प्राइवेट रूम ही दे देता है एंड कहता है कि भाई तू यहाँ खेल, तुझे जो भी करना हो तू यहाँ पे कर, ताकि उसकी जो एबिलिटी है ना वो फ्रीली डेवलप हो पाए। इस बात के ऊपर एल का रिएक्शन होता है नाइस। उसके 3 दिन बाद एल फिर से एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि फ्यूचर में कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्या मुझे भी एक ऐसा सेटअप मिल सकता है। एंड याद रखो ये उस टाइम की बात है जहां पे कंप्यूटर भी काफी ज्यादा अनयूजुअल थे एंड जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट था ना वो बस आया ही हुआ था। मतलब एल ने इतने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि कंप्यूटर कितने इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड क्योंकि वातारी को पता था कि ये एक जीनियस बच्चा है तो वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कंप्यूटर दिला देता है। एंड उस दिन के बाद अपना एल है ना मोस्ट ऑफ द टाइम अपना कंप्यूटर के पहले ही बिताता था। लेकिन एल की जो स्ट्रेंथ है ना वो सिर्फ पजल्स में ही नहीं थी। एक दिन वो वातारी से कहता है कि ये जो लिस्ट में जितनी भी कंपनियां है ना उसके तो स्टॉक खरीद ले। वातारी वही करता है। 2 साल के बाद उसकी जो वेल्थ होती है ना वो 20,000 गुना से बढ़ जाती है। मतलब अपना एल तुम देखो, वो पजल सॉल्व कर सकता है, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है। हमारे पास एल क्यों नहीं है? कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग। ऐसे ही इनके कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन अपना एल भाई साहब न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है एंड उसको एक मर्डर केस के बारे में पता चलता है जहां पे पुलिस के पास कोई भी लीड नहीं थी। एंड एल को पता चल जाता है कि उसको बहुत अच्छी पजल मिल चुकी है सॉल्व करने के लिए एंड उसकी जो आंखें हैं ना वो पूरी एक्साइटमेंट से चमक उठती है। वो ऐसा ही करता है एंड थोड़ी देर बाद ही बोल देता है कि मिल गया। मतलब जिसको ढूंढने में पुलिस को इतनी ज्यादा मेहनत लग रही थी एल उसको थोड़े टाइम में ही ढूंढ लेता है। शायद से उसने अपना कंप्यूटर यूज किया होगा एंड अपना दिमाग तो उसके पास है ही ऑब्वियसली। एंड ऐसे करके वो पूरे सीरियल किलर की जो मिस्ट्री होती है ना उसको कुछ टाइम में सॉल्व कर देता है। एंड वातारी को इस टाइम पे ही पता चल जाता है कि उसको क्या करना है अपनी लाइफ में। बेसिकली उसको एल को असिस्ट करना है एंड अपना जो एल है ना उसकी डिटेक्टिव जर्नी भी यहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि एल के लिए तो ये पजल की तरह ही था, लेकिन वातारी को जरूर पता था कि अपना एल कुछ बड़ा करेगा फ्यूचर में। एंड ऐसे ही करके इनकी जो ये वाली स्टोरी है ना वो खत्म हो जाती है। ये वाली स्टोरी से उनके तुम जितना इंप्रेस हुए ना एल से कि भाई वो बंदा तो कितना स्मार्ट है, कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो अगली वाली स्टोरी है जिसमें तुम्हें उसकी नॉर्मल लाइफ के बारे में पता चलेगा वो सुन के तुम उतना ही सरप्राइज हो गए, लेकिन एक बुरी वे में कि भाई एल ये तू क्या कर रहा है। एल द वन डे इस वाली स्टोरी में तुम्हें उसकी नॉर्मल लाइफ के बारे में पता चलेगा। एंड जैसे मैंने तुम्हें कहा उसकी जो नॉर्मल लाइफ है ना वो उसके केसेस से भी बहुत ज्यादा वियर्ड है। मतलब तुम हंस हंस के रो पड़ोगे। अपना ये वाली स्टोरी भी वातारी ही नैरेट कर रहा होता है। वो कहता है कि एल के लिए टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कभी वो 102 घंटे तक लगातार काम करता रहता है, केसेस को सॉल्व करता रहता है एंड कभी एक साथ ही 17 घंटे सो लेता है। मतलब उसके लिए तो बस अपना काम इंपॉर्टेंट है एंड वो कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम के साथ नहीं चलता कि मुझे सुबह उठना है
है इतने बजे एंड रात को इतने बजे सो जाना है। एक दिन वातारी एल के रूम में आता है उसको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, लेकिन अपना एल उल्टी चेयर में सोया हुआ होता है एंड इसको देख के भाई वातारी भी कंफ्यूज हो जाता है। वो उसकी चेयर को सीधी करता है एंड देन उसे पूछता भी है कि तू नॉर्मली बेड या फिर सोफा पे क्यों नहीं सो गया, लेकिन अपना एल का जवाब यही होता है क्योंकि चेयर ज्यादा कंफर्टेबल थी तो वो वहीं पे सो गया। एंड तुम्हें उसकी फेमस इंडियन स्टाइल पोजीशन के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन ये सिर्फ उसके बैठने के लिए नहीं है, वो जब वॉशरूम जाता है तब भी इस सेम पोजीशन को यूज करता है। मतलब प्राउड इंडियन है वो वाला बंदा है एंड सरप्राइजिंगली उसको हाइजीन रखना बहुत ज्यादा पसंद है। बेसिकली उसको नहाना धोना हो गया, क्लीन रहना हो गया, वो सारी चीजें बहुत पसंद आती है, लेकिन वो खुद नहाना नहीं चाहता। तो पता है इनका सॉल्यूशन क्या था, वो एक वॉशिंग मशीन बना देते हैं एल के लिए एंड वो बस उसमें जाके बैठ जाता है एंड ऑटोमेटिक धुल जाता है। मतलब जब पहली बार मैंने ये वाली पैनल देखी ना तो मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि मैं देख क्या रहा हूं। बाद में जाके ट्रांसलेशन में मुझे समझ में आया क्योंकि ये जो शॉर्ट स्टोरीज है उनका इतने अच्छे से ट्रांसलेशन हुआ नहीं है प्रॉपर्ली, तो मुझे साइट में जाके देखना पड़ा। लेकिन भाई तुम क्या ही बोलो एल को, मतलब बंदा ही हटके है। कपड़ों के केस में भी एल काफी ज्यादा पर्टिकुलर था, उसके पास सेम ही कपड़े थे, अपनी व्हाइट शर्ट एंड ब्लू जींस, एंड वो हर दिन ये सेम चीज को ही पहनता था ताकि उसका दिमाग इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर लगा रहे एंड इन सारी चीजों के बारे में वो ना सोचे कि आज मैं क्या पहनूं। एंड जैसे मैंने कहा उसको क्लीन रहना तो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसको खुद मेहनत नहीं करनी है तो उसको कपड़े भी अपना वातारी पहनाता है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसे तुम अपने घर में छोटे बच्चों को तैयार नहीं करते, एल ऐसा ही बैठा हुआ है। एंड एल ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपने रूम में ही रहता था, या तो वो केसेस को सॉल्व कर रहा था या फिर कुछ सोचता रहता था एंड ऑब्वियसली या फिर कुछ स्वीट खा रहा होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वातारी कहता है कि एल को अम्यूजमेंट पार्क बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो अम्यूजमेंट पार्क में जाता था, कभी आर्ट गैलरीज को विजिट करता था एंड हर जगह पे ऑब्वियसली उसकी फेमस पोस्चर में वो बैठा रहता था। मतलब मुझे तो ये देख के हंसी आई कि वो अम्यूजमेंट पार्क में से राइड कर रहा होता है ना, फिर भी उसके मुंह के ऊपर एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता था। उसके अलावा उसको आइडल कॉन्सर्ट भी बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे तुम इस वाली पैनल में देख पा रहे होगे, लेकिन यहाँ पे भी वो बैठा ही हुआ है एंड वो कहता भी है कि भाई अगर सामने वाले खड़े रहे तो मुझे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। एंड ऐसे ही चलती है अपनी जो एल है ना उसकी नॉर्मल लाइफ। एंड यहाँ पे ये वाली स्टोरी भी खत्म हो जाती है। तो इन दोनों वन शॉट से हमें पता चलता है कि एल बचपन से ही काफी ज्यादा हटके था एंड जब वो जवान हो जाता है, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव बन जाता है, फिर भी वो हटके ही रहता है। मतलब उसकी तो सारी चीजें ही अलग चल रही होती है, लेकिन पर्सनली मुझे तो ये दोनों वन शॉट बहुत ज्यादा पसंद आए। इसके अलावा भी 4 और शॉर्ट स्टोरीज है डेथ नोट की जो कि इन्होंने अडेप्ट नहीं की थी, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं उसको कवर करूं तो कमेंट्स में जरूर बताना।